और नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में लेंगे भाग। वामपंथ, आतंकवाद और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर होगा मंथन। कर्नाटक में सत्ता संतुलन को लेकर कांग्रेस में खींचतान बरकरार। पार्टी में बिखराव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने हाईकमान को ठहराया जिम्मेदार। तमिलनाडु के में तट के करीब पहुंचा चक्रवात दितवा। समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। नागपट्टिनम और थुथुकुडी में तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव। अमेरिका ने अफगान नागरिकों को वीजा जारी करने पर लगाया प्रतिबंध। हर विदेशी नागरिक की होगी गहराई से जांच और स्क्रीनिंग। और पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत का विजयी आगाज। भारतीय हॉकी टीम ने चिली को 7-0 से हराया। रोशन दिलराज के 2-2 गोल ने भारत को दिलाई 2-0 की बढ़त। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन कल से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान एवं एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना है। यह सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। ये पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ साथ अपराध से निपटने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी भाग लेंगे। और आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचतान लगातार जारी है और ज्यादा बढ़ गई है। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने मौजूदा कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधा है। उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस में संकट के लिए सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान की लंबे समय से अनदेखी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि यह संकट ना तो अचानक आया है और ना ही इसकी उम्मीद थी, बल्कि ये पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं उनकी लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा है जो सामने है। Leaders here of the Congress party who are in the responsible position, and also our high command representative, whoever it may be, I think they should have foreseen some of these developments. It's not a sudden development. This is a development which is ongoing development last 6 years. So I mean last 2.5 years. Conducive situation for the Congress party in Karnataka is being, destroyed. Congress leadership should step down, and old difficulties, people who are in charge of the states, they should brief from time to time, what is the situation here. But that is not being done. There is nobody is made accountable.
और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र पर कहा है कि इसमें सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, कानून का राज और युवाओं को रोजगार। यह विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है। हमारे प्रोटेम स्पीकर जो हैं, सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ करवाएंगे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सरकार की 2 प्राथमिकता है। पहला है कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार, और दूसरा है युवाओं को रोजगार। और युवाओं को रोजगार हम तभी दे सकते हैं जब उद्योग और उद्योग विभाग को जो है सही तरीके से लोगों के लिए रोजगार का मुहैया कराने का एक साधन बनाए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बढ़ती हुई रफ्तार है उससे बाजार विशेषज्ञों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सनमास्टर एग्री फोटोवोल्टैक्स के सीईओ सुरेंद्र आहूजा ने कहा है कि भारत की 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि हमारी वृद्धि और हरित महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कहानी हमारे आर्थिक परिवर्तन की अगले दशक को ऊर्जा प्रदान करेगी। India's 8.2% growth in Q2 financial year 26 is not just a number, it's a signal that our growth and green ambitions can move together. As a leader in the renewable sector, I can say with confidence that solar and clean energy are no longer supporting acts, they are central to Indian economic story. Every megawatt of solar we add in creating jobs, cutting fuel imports and improving energy security while helping the world fight climate change. If we continue to provide policy stability, ease of doing business and faster grid and storage integration, India can attract massive green capital, scale domestic manufacturing and emerge as the global hub for affordable, reliable, clean energy. और बात करते हैं दितवा की। जी हाँ, तमिलनाडु और श्रीलंका के तटीय इलाकों के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात दितवा का कहर जो है वो जारी है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मूसलाधार बारिश और कई इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और कल सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंच सकता है, जिसके बाद मौसम एक बार फिर से रुख बदल सकता है और तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। कुड्डलूर, मयिलादुथुरै और विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो वहीं पुदुकोट्टे, तंजावुर, नागपट्टिनम, चेन्नई सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पेरम्बलूर, तिरुवरूर और नागपट्टिनम, मयिलादुथुरै और कुड्डलोर, कल्लाकुरिची, पुदुकोट्टे, पुडुचेरी और कराकैक्कल और आज इन जगहों पर आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तो वहीं विल्लुपुरम, तंजावुर और तिरुचि जिलों में केवल स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। चक्रवात दितवा की वजह से हवाई यातायात भी प्रभावित हुए हैं। तमाम उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। श्रीलंका चक्रवात दितवा के बढ़ते हुए प्रभाव से जूझ रहा है। बाढ़ और भारी बारिश के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। 34 लोग अभी भी लापता हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। भारत की ओर से ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका के लिए आपातकालीन सहायता भेजी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर जानकारी दी है कि भारत की ओर से लगभग 27 टन मानवीय सहायता भेजी गई है। इसमें टेंट, त्रिपाल, कंबल, स्वच्छता किट और खाद्य सामग्री शामिल है। आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को भी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से श्रीलंका में राहत सामग्री भेजी थी। बिगड़ते हालातों के बीच भारत ने श्रीलंका को सभी संभव सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर में इस साल नवंबर का तापमान पिछले 17 सालों में सबसे कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम बताया जा रहा है, जबकि जम्मू संभाग के कई इलाकों में भी औसत से कम तापमान दर्ज किया जा रहा है।
वहीं श्रीनगर में तापमान में गिरावट से डल झील के ऊपर कोहरे की एक परत छाई हुई है, जहां आज का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत की विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरबस A320 ग्रुप के विमान संचालित करने वाली सभी एयरलाइंस के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने आदेश दिया है कि जब तक आवश्यक सॉफ्टवेयर अपडेट पूरे नहीं हो जाते हैं, इन विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी। ये फैसला यूरोपीय विमानन नियामक से मिले एक अलर्ट के बाद लिया गया है। इसके मुताबिक तीव्र सौर विकिरण उड़ान के दौरान फ्लाइट कंट्रोल डेटा को प्रभावित कर सकता है। इससे विमान में अचानक पिच डाउन की स्थिति पैदा हो जाती है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को इसके लिए लेकर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है। सभी अनिवार्य संशोधन के बाद ये विमान फिर से सेवा में लौट सकेंगे। और आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर वडोदरा के अटलादरा बीएपीएस मंदिर में सरदार गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। सरदार गाथा कार्यक्रम का आयोजन सरदार एट 150 राष्ट्रीय एकता मार्च के अंतर्गत किया जा रहा है। राष्ट्र के प्रति लौह पुरुष के अतुलनीय योगदान के सम्मान में आयोजित सरदार एट 150 राष्ट्रीय एकता मार्च लाखों नागरिकों और युवाओं को एक साथ ला रहा है और एक भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के आदर्शों को दोहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में शुक्रवार को श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ की 550वीं वर्षगांठ पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। श्रीपाद वडेर स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं, वही कर रहे हैं जो हमारे वेदों में लिखा गया है, धर्मशास्त्रों में कहा गया है। डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्र ने गोकर्ण पर्तगाली मठ के स्वामी विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी से खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर थे, उन्होंने 9 आग्रह किए, समूचे देश से 9 आग्रह उन्होंने किया। किस तरीके से भारत के विकसित होने का एक रूपरेखा उससे तैयार होती है और सबका अंशदान भी उसमें आवश्यक है। मठ के अत्यंत संबंधित भी है, जल संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण होना, आहार का संरक्षण होना। जिन्होंने श्री धान्य, जो हम श्री धान्य करके श्री अन्न बोलते हैं, मिलेट्स करके कहते हैं, तो उसका उन्होंने जिक्र किया है। मेडिटेशन के बारे में जिक्र किया है, योगासन के बारे में जिक्र किया है। ये सभी है ना हमारे मतलब हमारे परंपरा में भी ये सब कुछ उपयोग में है और अभी इसी को ही हम आगे बढ़ाने का भी हमारा सोच है। महाराज जी, अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में कहा कि जब ध्वजारोहण था कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब आवश्यकता है कि अंदर मन में प्राण प्रतिष्ठा करें, आदर्शों का अनुशीलन करें, मर्यादा का अनुशीलन करें और नीति मर्यादा यही पुरुषोत्तम उन्हें बनाते हैं, वही विकसित भारत का रास्ता होगा। जैसे उन्होंने कहा और यहाँ पर जो हो रहा है वो दोनों ही मैच हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जो रामायण थीम पार्क है उसका जो नाम है उसको हमने आदर्श धाम दिया है। तो हमारा सोच ये है कि लोग राम जी के आदर्श पे चले और जब हर घर में राम राज्य होगा तो ऑटोमेटिकली संपूर्ण भारत भी राम राज्य हो जाएगा। राम राज की जो संकल्पना है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही। 2 साल पहले ही राम लल्ला जी का प्रतिष्ठापना हो गई है और आगे भी अभी अनेक जगह पर भी राम मूर्ति की प्रतिष्ठा होने वाली है। पर्तगाली में अनावरण हुआ है, कल देश भर में भी राम जी का मूर्ति का प्रतिष्ठापन होने की सोच है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी आग्रह किया कि आध्यात्म, सेवा और साथ ही साथ विकास, ये तीनों त्रिवेणी अगर बहेगी तो विकसित भारत का संकल्प और तेजी से होगा। सभी का यही सोच रहेगा कि भारत एक विकसित देश हो जाए और 2047 जो है 100th ईयर ऑफ हमारा स्वतंत्र दिन का 100th ईयर होगा। तो उस विषय के होने के कारण हमें सभी लोगों को एकजुट होकर मठ
या फिर लोगों को सपूर एकजुट होकर देश के लिए प्रदान करना, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में धर्मध्वज के आरोहण के समय लोगों से आह्वान किया कि अपने अंदर राम की प्राण प्रतिष्ठा करें, उनकी नीतियों का, उनकी मर्यादा का पालन करें। यहाँ गोकर्ण मठ में उन्होंने कहा, 9 आग्रह समूचे देश से किया कि किस तरीके से देश विकसित हो 2047 तक। उसकी रूपरेखा भी उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत की। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, जीवोत्तम गोकर्ण पर्तगाली मठ, गोवा। और श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद से अयोध्या नगरी श्री राम की भक्ति में झूम रही है। तो आइए एक बार फिर अनुभव करते हैं उस ऐतिहासिक पल का। अयोध्या नगरी आज एक बार फिर इतिहास के स्वर्णिम अध्याय की साक्षी बनी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवा ध्वजारोहण विधि विधान से संपन्न हुआ। शंखनाद, मंत्रोच्चार और जय श्री राम के साथ भक्ति और उत्साह से गूंजती पूरी अयोध्या। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, विश्वास और आस्था का गौरवपूर्ण उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में देश के सांस्कृतिक इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय भी जुड़ा है। सप्त मंदिर परिसर, जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक समरसता का भव्य प्रतीक है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सप्त मंदिर में उन महान विभूतियों को स्थान दिया गया है जो केवल भगवान राम की कथा से सिर्फ जुड़े नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और एकता के जीवंत संदेश वाहक रहे। यही समावेशी सोच ही राम राज्य की असली आत्मा है और यही समावेशी नीति आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का भी मूल मंत्र है। हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने समाज के वंचित वर्ग से उठकर विश्व का सबसे महान ग्रंथ रामायण रचा। उन्होंने सिद्ध किया कि ज्ञान जन्म से नहीं, साधना से मिलता है। महर्षि वशिष्ठ धर्म, नीति और संतुलन के मार्गदर्शक, जिन्होंने श्री राम को आदर्श शासन और न्याय का मूल मंत्र दिया। महर्षि विश्वामित्र ऐशो आराम त्याग कर राजा से महर्षि बने। उन्होंने प्रेरणा दी कि तप और संकल्प से असंभव भी संभव होता है। भगवान श्री राम का मार्गदर्शन करने वाले महर्षि अगस्त्य उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक धारा को जोड़ने वाले समरसता और संतुलन के सेतु। निषाद राज सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर मित्रता और समानता का परम उदाहरण, हृदय की पवित्रता को सर्वोच्च प्रमाणित किया। माता शबरी प्रेम और भक्ति का अमूल्य संदेश, जिनके जूठे बेर श्री राम ने मां के स्नेह की तरह स्वीकार किए। देवी अहिल्या श्री राम के स्पर्श से उद्धार, यह प्रमाण कि जीवन में दूसरा अवसर सदैव संभव है। यहाँ सप्त मंदिर बने हैं। यहाँ माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहाँ निषाद राज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को
उसकी भावना को पूजती है। यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान पुनर्स्थापित करने का यज्ञ नहीं है, बल्कि सबके योगदान और सबके सम्मान का इतिहास है। राम मंदिर की यात्रा भी त्याग, तपस्या और संघर्षों के साथ ही सबके साथ, सबके प्रयास और सबके संकल्प से पूरी हुई। यह मंदिर भारत के उस चरित्र का प्रतीक है जहां समरसता, समानता और एकता ही राम राज्य की आत्मा है। राम मंदिर भूतकाल का गौरव, वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की दिशा बनकर खड़ा है। यह मंदिर कहता है, जब समाज साथ चलता है तो राष्ट्र महान बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण केवल विकास का अभियान नहीं, बल्कि समरसता, समानता और सबके सम्मान का संकल्प है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें केरल के कन्नूर में इंडियन नेवल एकेडमी अजमाला में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसका रिव्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया। जनरल चौहान ने उन प्लाटून का निरीक्षण किया जो कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और कई मित्र देशों की नौसेनाओं में अधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये परेड नेवी की अनुशासन, सम्मान और प्रोफेशनल उत्कृष्टता की पारंपरिक मिसाल पेश करती है। शानदार ड्रिल, सटीक तालमेल और ऊंचे सैन्य मानकों वाली इस परेड में बांग्लादेश, मालदीव, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के कैडेट भी शामिल हुए। कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और कैडेट्स को औपचारिक तौर पर ऑफिसर रैंक प्रदान की गई। रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। आपको बता दें, अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS ने शरण से जुड़े सभी मामलों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एजेंसी के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने शुक्रवार को बताया कि ये कदम सुरक्षा मापदंडों को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है, ताकि हर विदेशी नागरिक की गहराई से जांच और स्क्रीनिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि जब तक सभी जरूरी सुरक्षा प्रक्रियाओं की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक फैसले लंबित रहेंगे। इसी बीच सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बताया है कि अफगान पासपोर्ट धारकों के वीजा जारी करना भी फिलहाल रोक दिया गया है। और हांगकांग के ताई पो इलाके में स्थित वांग फुक कोर्ट में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। 200 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने वांग फुक कोर्ट परिसर में बचाव अभियान पूरा कर लिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। हांगकांग के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय ने कहा है कि उसने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इंडोनेशिया में उत्तरी आचेह प्रांत और पश्चिमी सुमात्रा में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 174 हो गई है। 79 लोग अभी भी लापता हैं। भूस्खलन के कारण उत्तरी सुमात्रा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहाँ पर 116 लोगों की मौत हो चुकी है और 42 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बाढ़ और भूस्खलन से कई एक जिलों में सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। इससे लगभग 3,900 परिवारों को अस्थायी आश्रय गृहों में रहने को मजबूर है। बाढ़ के कारण कई इलाकों तक मदद पहुंचना अभी भी मुश्किल है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद बात कर लेते हैं खेल की खबरों की। FIH जूनियर विश्व कप में भारत ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। रोशन खुजूर और दिलराज सिंह के 2-2 गोल की मदद से भारत ने चिली को 7-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की।
पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं होने के बाद रोशन ने 16वें और 21वें मिनट में 2 गोल करके भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। भारत के लिए अजीत यादव, अनमोल एक्का और कप्तान रोहित ने भी गोल किए। अंडर 21 वर्ग में दूसरे नंबर पर काबिज भारतीय टीम आज अपने दूसरे पूल बी मैच में ओमान से भिड़ेगी। और बीसीसीआई ने घोषणा की है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम 21 से लेकर 30 दिसंबर के बीच श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। सभी मुकाबले विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। ये सीरीज विमेन इन ब्लू के लिए अहम है क्योंकि विश्व कप जीतने के बाद ये पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। भारत को इसी अवधि में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलनी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के चलते उसे स्थगित कर दिया गया। श्रीलंका की टीम 2016 के बाद पहली बार भारत में द्विपक्षीय T20 सीरीज खेलने आ रही है। भारत श्रीलंका के बीच पहला T20 21 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। और लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तन्वी ने क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की लो सिन यान हैप्पी को 21-13, 21-19 से हराया। 38 मिनट तक चले इस मुकाबले में तन्वी ने 21-13, 21-19 से जीत दर्ज की। तन्वी का मुकाबला अब जापान की 5वीं सीड हिना अकेची से होगा। हिना अकेची ने सुंग शुओ युन को 21-8, 21-15 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।